आज आप सभी को मैं इंग्लिश के कुछ डेमोस्ट्रेशन के बारे में बता रहा हूँ। लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और हम लोग काफ़ी टाइम से स्टडी से दूर हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को आज कुछ इंग्लिश के डेमोस्ट्रेशन देता हूँ। सबसे पहले तो क्या है कि आप लोग सभी अगर हमारी लगातार वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको अपनी इंग्लिश की वीडियो अपलोड करता रहूँगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर एंड तक, जिसमें हम एसएससी सीजीएल, एसएससी स्टेनोग्राफ़र, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स सब चीज़ें कवर करके चलेंगे। तो आप सभी को इसी चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस पे आपको मैथ्स की, इंग्लिश की, जीएस की सारी क्लासेस कंटिन्यू मिलेंगी। देखिए आज थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। आज मैं आप लोगों को एक डेमोस्ट्रेशन के रूप में एक्टिव पैसिव की क्लासेस दे रहा हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोगों को क्लोज टेस्ट बताऊँगा, जो कि सीजीएल एग्ज़ाम्स में या स्टेनोग्राफ़र के एग्ज़ाम्स में आए हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं हम लोग। देखिए आज हम लोग बात करते हैं एक्टिव और पैसिव के बारे में। देखिए फ्रेंड, एक्टिव और पैसिव क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्टिव। देखिए एक्टिव का मतलब क्या होता है, सक्रिय, और पैसिव का मतलब क्या होता है, निष्क्रिय। तो सक्रिय और निष्क्रिय में अंतर क्या है, सबसे पहले अपन वो देखेंगे कि अगर कोई भी सब्जेक्ट किसी काम को करता है तो वो कौन हो गया, हमारा एक्टिव हो गया, और किसी के द्वारा अगर किसी काम को किया जाता है तो वो क्या हो गया, हमारा पैसिव हो गया। ठीक है, सबसे पहली बात, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, पहले हम हिंदी में बात करते हैं कि वह या मैं उसे पढ़ाता हूँ। ओके, मैं उसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट काम कर रहा है, कौन, मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को लिखूँ कि उसे मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, तो अब आप सभी देखते हैं कि उसे मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, मतलब किसके द्वारा, मेरे द्वारा। तो किसी दूसरे के द्वारा, जब किसी के द्वारा काम किया जा रहा है तो वो क्या हो गया, हमारा पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई हमारी हिंदी में। अब इसी चीज़ को अगर आपके सामने कोई सेंटेंस आता है तो आप उसे कैसे पहचानेंगे कि वो एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में। देखिए तो मैं इसको आपको पहचानने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कि अगर कोई भी सेंटेंस आपको हिंदी में, किसी भी सेंटेंस में अगर जाना, ये जाने का अर्थ यदि गो नहीं होता, क्या नहीं होता, गो, तो ये हमारा हिंदी में क्या कहलाता है, पैसिव। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला वह स्कूल जाता है, तो आप सभी देखेंगे कि यहाँ पर वह स्कूल जाता है, तो यहाँ जाने का अर्थ क्या हुआ, हमारा गो हुआ। इट मीन्स कि ये कौन है, हमारा एक्टिव है। अब यही मैंने बोला कि मुझे पढ़ाया जाता है, तो ये हमारा क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। क्यों, मुझे पढ़ाया जाता है, मतलब किसी न किसी के द्वारा, और आप देख रहे हैं कि जाने का अर्थ यहाँ पर क्या है, गो नहीं है। ठीक है, इतना आप सभी को समझ में आया। तो आप कोई भी सेंटेंस देखें, पैसिव में लास्ट में आपको जाना, जैसे मैंने बोला मुझे पढ़ाया गया। अब आप सभी देखते कि मुझे पढ़ाया गया मतलब जाना, गया, गई, कुछ भी अगर आपको आता है। अब यहाँ लिखा है कि मुझे पढ़ाया गया, तो मुझे पढ़ाया गया मतलब किसी न किसी के द्वारा। यहाँ पर जाने का अर्थ क्या है, गो नहीं है, तो इसीलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, पैसिव। और भी हम एग्जांपल्स देखते हैं। पहले हम हिंदी में बात करें, फिर इंग्लिश में बात करेंगे। अब जैसे मैंने लिखा कि वृक्षारोपण किया जाता है। अब आप सभी देखें जरा, वृक्षारोपण किया जाता है, तो यहाँ पर आपको बताने के एक्टिव है या पैसिव। तो आप देखें वृक्षारोपण किया जाता है मतलब किसी न किसी के द्वारा किया जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर जाने का अर्थ क्या है, गो नहीं है, तो ये क्या हो गया, हमारा पैसिव हो गया। और भी हम सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा कि तुम्हें स्कूल में बुलाया गया है। अब आप सभी देखते कि तुम्हें स्कूल में बुलाया गया है, तो तुम्हें स्कूल में बुलाया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गया है, और यहाँ जाने का अर्थ क्या है, गो नहीं है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पैसिव। इतना आपको समझ में आ गया। तो ये हमारी बात होगी हिंदी में एक्टिव और पैसिव की। कई सारे आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, आप देखें, चेक करें। चलिए, तो ये तो हमारी बात हो गई एक्टिव और पैसिव की हिंदी में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि
एक्टिव और पैसिव में क्या अंतर है? देखिए सबसे पहले एक्टिव और पैसिव के लिए आप लोग को टेंसेस जो हैं, टेंसेस आना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जानते हैं कि टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये हमारे 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट जो टेंस है हमारा, प्रेजेंट टेंस में जो हमारी वर्ब होती हैं, ठीक है ना, वो कौन कौन सी होती है? डू, डस, इज, एम, आर, हैज़ एंड हैव। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में हमारी कितनी वर्ब हुई? 1 2 3 4 5 6 7। कभी भी अगर आपको ये 7 वर्ब्स कहीं भी दिखें तो आप समझ जाएं कि कौन सी टेंस की बात चल रही है, हमारी प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पास्ट, डिड, वॉज, वर एंड हैड। अगर आपको ये 4 वर्ब कहीं भी दिखाई देती है तो ये कौन सा टेंस कहलाता है? हमारा पास्ट टेंस। इतना सभी को समझ में आया कि अगर आपको ये 7 वर्ब्स दिखाई देती हैं कहीं भी तो कौन सी टेंस की बात चल रही है? प्रेजेंट की। अगर आपको ये 4 वर्ब्स दिखाई देती है, डिड, वॉज, वर एंड हैड, तो कौन सी टेंस की बात चल रही है? हमारी पास्ट टेंस की। और कभी भी आपको अगर विल या शैल ये आपको अगर दिखाई दे तो कौन सी टेंस की बात चल रही है? फ्यूचर टेंस की। तो ओवरऑल जो हम टेंसेस पढ़ते हैं उसमें कितनी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जा रहा है? हमारा 13 हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, ये 13 हेल्पिंग वर्ब आपको कहीं भी दिखाई देती है तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? टेंसेस के बारे में। इतना क्लियर हुआ? 13 हेल्पिंग वर्ब्स आपको कहीं भी दिखाई देती है, ये 13 हेल्पिंग वर्ब्स, तो ये हमारा कौन सी टेंस, किसकी बात चल रही है? हमारी टेंसेस की बात। इतना सभी को समझ में आ गया? ठीक है, आप लोग चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। टेक योर टाइम। देखिए अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आप लोगों के सामने हेल्पिंग वर्ब लिखी, डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव प्रेजेंट, डिड, वॉज, वर, हैड पास्ट एंड विल और शैल फ्यूचर। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अब एक्टिव और पैसिव को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ध्यान दीजिए कि पैसिव कभी भी होता है तो पैसिव में आपको एक चीज़ याद रखना है कि हमेशा मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की जाती है? थर्ड फॉर्म। ये पैसिव को आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि कभी भी पैसिव में आपको क्या आएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप बोलेंगे कि सर एक्टिव का मतलब टेंसेस, टेंसेस में भी परफेक्ट टेंस में क्या आती है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो वेरी राइट, देखें जरा, जैसे हैज़, हैव, हैड, विल हैव एंड शैल हैव। अब देखिए हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, हम सभी जानते हैं कि परफेक्ट की वर्ब है, इनके साथ क्या आती है आपको? थर्ड फॉर्म। तो कभी भी अगर आपको इन वर्ब के साथ अगर आपको थर्ड फॉर्म दिए तो ये कौन सा है? हमारा एक्टिव, नॉट पैसिव। हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, V3 अगर आता है आपको तो ये क्या कहलाएगा? हमारा एक्टिव। अब आप कहेंगे सर आपने तो बताया कि V3 पैसिव में आता है, तो V3 एक्टिव में भी आता है। अब लेकिन पैसिव में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कि अगर आपको, हम सब जानते हैं कि इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, ओके, हैज़ बीन एंड हैव बीन, had been, will and shall have been। ओके, हम सभी जानते हैं कि ये सारी हमारी कौन सी वर्ब कहलाती हैं? कंटिन्यूस वर्ब। इन कंटिन्यूस वर्ब में हम सब जानते हैं कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, तो इनके साथ आपको यदि कभी भी आईएनजी फॉर्म आती है तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एक्टिव। क्या कहलाएगा? एक्टिव। मतलब टेंस हमारा एक्टिव वॉइस में अगर आपको इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल, शैल, हैव बीन, इनके साथ अगर मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म आती है तो हम किसकी बात करेंगे? एक्टिव वॉइस की। लेकिन यदि आपको इन्हीं वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है तो फिर ये क्या कहलाएगा? हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है, अगर आपको एक बार फिर से सुने, अगर आपको इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल, शैल, हैव बीन, इनके साथ यदि आपको मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो ये क्या कहलाएगा? हमारा एक्टिव वॉइस। ठीक है,
यहाँ मैं आप लोगों को लिख देता हूँ। तो ये क्या कहलाएगा हमारा एक्टिव। लेकिन अगर आपको ये इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इनके साथ अगर आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है तो ये क्या हो गया हमारा पैसिव। तो सबसे पहले हम टेंसेस के पैसिव के बारे में बात कर रहे हैं कि इन वर्ब के साथ आपको कभी भी थर्ड फॉर्म आए तो आप समझ जाएँ क्या है पैसिव। इतना आपको समझ में आया क्लियर। अब देखते हैं हम लोग आगे। देखिए, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि कोई भी कंटिन्यू जो वर्ब है हमारी कंटिन्यूस टेंस की जो वर्ब है इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इन वर्ब के साथ यदि आपको आईएनजी फॉर्म आती है तो एक्टिव है और थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव। तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम कॉल्ड देयर। अब आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है। अब अगर आपको देखना है कि एक्टिव है पैसिव तो आपको क्या देखना है कि सबसे पहले आपने देखा इज़, एम, आर, ये वर्ब है हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस की। अब आपने देखा कि इज़, एम, आर के साथ कहती है आईएनजी फॉर्म, लेकिन यहाँ पर कौन सी फॉर्म दी है, थर्ड फॉर्म। तो अगर आपको इज़, एम, आर के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो एक क्या हो गया हमारा पैसिव। ठीक है, फिर से देखते हैं। मैंने लिखा शी इज़ बीइंग इन्फॉर्म्ड, शी इज़ बीइंग इन्फॉर्म्ड टुडे। ओके, अब आप लोगों ने देखा इज़, और इसके साथ हमारा क्या आ रहा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर ये इज़, एम, आर के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो कौन सा टेंस कहलाएगा हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव। तो अभी टेंसेस के बाद में बात करेंगे हम। तो ये हमारा क्या हो गया पैसिव। मैंने लिखा ही हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड, he has been informed about us। ओके, तो आप लोगों ने देखा कि हैज़ बीन, और हैज़ बीन के साथ यहाँ पर कौन सी वर्ब यूज़ कर रहे हैं हम, थर्ड फॉर्म। तो अगर आपको ये कंटिन्यूस वर्ब के साथ V3 यूज़ करते हैं तो ये क्या कहलाएगा हमारा पैसिव। इतना सभी को समझ में आया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। ये तो हो गया हमारा एक्टिव एंड पैसिव को हिंदी और इंग्लिश में कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, आज मैं आप लोगों को फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताता हूँ। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब हम लोग बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, देखिए सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर हम अफर्मेटिव बनाते हैं, ठीक है, तो अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या आता है, इसमें सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस, ई एस या आई एस, इसके बाद हम किसका यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट का। अगर आपको ऑब्जेक्ट के बाद कुछ भी आता है तो उसको हम अदर वर्ड, ठीक है, ये मान लेते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के बाद जो आते हैं वो कई सारे पार्ट हो सकते हैं, हमारे एडवर्ब वगैरह हो सकते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद जो अदर वर्ड हम जिसको कहते हैं वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो वो हम अभी आगे देखते हैं। अब हम अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सबसे पहले आगे लेकर आते हैं। अब भाई बात आती है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो देखिए कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन, ओके, कोई भी नाउन या प्रोनाउन, ये क्या होता है हमारा, या तो सब्जेक्ट होगा और या फिर कौन होगा, ऑब्जेक्ट होगा। मतलब किसी भी सब्जेक्ट को नाउन होना अनिवार्य है या प्रोनाउन होना अनिवार्य है, और किसी भी ऑब्जेक्ट को भी नाउन या प्रोनाउन होना अनिवार्य है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाउन और प्रोनाउन। तो ये आप सभी जानते हैं, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि नाउन का मतलब क्या होता है, नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। दुनिया में किसी भी चीज़ को जिसको हम नाम से जानते हैं वो क्या होता है, नाउन होता है। जैसे मेरा एक नाम है, आपका एक नाम है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, हमारी नाउन कहलाती हैं। ठीक है ना, मेरे हाथ में एक पेन है, ये क्या है, नाउन है। इधर आप लोग देख रहे हैं एक वाइट बोर्ड है, ये ट्यूबलाइट है, तो ये सारे के सारे आपके सामने क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। ठीक है ना। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन की हम बात करते हैं तो इंग्लिश में अभी प्रोनाउन के कई सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हम बात करते हैं कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है ना। तो पहले हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए क्या है कि कोई भी प्रोनाउन जो होता है, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको लिखा एक सब्जेक्टिव केस और एक ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, जैसे कि आई जो है ये हमारा सब्जेक्टिव केस है और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। इसी तरह वी जो होता है इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस।
यू जो है इसका ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है। शी इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हर। ही इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हिम। वी इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है अस। एंड दे इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है देम। तो देखिए ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। इसके बाद अभी अपन पॉजिटिव केस के बारे में भी बात करेंगे। तो मोस्टली हमारे ये आई, वी, यू, शी, ही, वी और दे, ठीक है। वी को मैंने 2 टाइम्स लिख दिया, इसको इट में कन्वर्ट करते हैं, इट। और इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है इट, ओके। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 हमारे प्रोनाउन है, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ये। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मी। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है अस। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है यू। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हर। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हिम। इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है इट। और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है देम, ठीक है। जब हम इस सब्जेक्ट को पीछे ले जाते हैं, ठीक है, पैसिव में, और इस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं आगे लाते हैं, तो जब भी हम इस ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे इट मीन्स ये, तो इन्हें हमें किस में बदलना पड़ेगा सब्जेक्टिव केस में। जैसे कि मी है तो मी को अगर हम सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो क्या आएगा आई। अस को ऑब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो वी। यू का यू ही रहेगा, हर का शी, हिम का ही, और इट का इट, और देम का दे। अच्छा ऐसा हुआ क्यों, क्या ऑब्जेक्ट को आगे ला रहे हैं तो हम सब्जेक्ट में चेंज करना पड़ रहा है। इसका एक रूल है कि SVO, ये एक रूल है जिसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, कि किसी भी वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आना चाहिए और किसी भी वर्ब के बाद हमारा क्या आना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। तो वर्ब के पहले, अब आप जब इस मी को आगे लाएंगे तो ये वर्ब के पहले आएगा, इसीलिए इसको क्या करना पड़ेगा सब्जेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। और इस सब्जेक्ट को जब आप पीछे ले जाएंगे तो ये वर्ब के बाद आएगा, इसलिए इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं इसमें हम ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा, इसको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज क्या होता है, टेंस क्या होता है हमारा इज एम आर, ओके। और अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इज एम आर के साथ हम किसका यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का। इसके बाद आप ये ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ गया, फिर हमने लिख लिया ये अदर वर्ड जो है, और बाय लगा के हम किसको यूज़ करते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है। इतना आप सभी ने देख लिया। आप चाहें तो इसे नोट कर लें, टेक योर टाइम। चलिए सभी लोगों ने नोट कर लिया। अब हम लोग देखते हैं आगे, जैसे कि हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए फर्स्ट मैंने लिखा ही टीचेस मी इंग्लिश, ओके, ही टीचेस मी इंग्लिश। तो सबसे पहले आप लोगों को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। देखिए क्या है, कोई भी वर्ब जो होती है हमारी, ये कौन है वर्ब, इसके पहले दिया है ये कौन है सब्जेक्ट, और इस वर्ब के बाद जो दिया है वो क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट फिलहाल के लिए, ठीक है ना। तो आप याद रखना कि कभी भी वर्ब के बाद आपको जो दिया रहता है वो क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट, और वर्ब के पहले जो दिया है वो क्या होता है हमारा सब्जेक्ट। इसके बाद इसको हमने किस में ले लिया अदर वर्ड में ले लिया, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो हम दोनों तरीके से बात करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा इजी मेथड को देखें, ठीक है। ही टीचेस मी इंग्लिश, अब हमें इसका पैसिव बनाना है, तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट कौन है मी। अब इस मी को जब हम आगे लाएंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा आई, और आई के साथ क्या यूज़ करेंगे हम एम। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इस टीच की अगर हम थर्ड फॉर्म की बात करें तो क्या होगी हमारी थॉट। अब इसके बाद क्या है हमारा अदर वर्ड, अदर वर्ड कौन है इंग्लिश, और इसके बाद बाय, और हमें क्या यूज़ करना है सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट कौन है ही। अब इस ही को जब हम पीछे ले जाते हैं तो ही के जगह क्या आएगा हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हमारा हिम। ऐसा क्यों किया, मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस। दूसरी चीज़ ये भी है आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी प्रीपोजिशन, यू नो दैट कि प्रीपोजिशन क्या होती है, प्रीपोजिशन जैसे कि इन, एट, ऑन, विदाउट, ठीक है, फॉर, वाई, टू, ये सारी हमारी क्या होती है प्रीपोजिशन होती है। तो किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा प्रोनाउन आएगा, तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ध्यान रखना।
किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे मैंने बोला फॉर मी या फॉर आई, तो आप क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस, फॉर मी। मैंने लिखा वाई मी या वाई आई, तो क्या यूज़ करेंगे, वाई मी। मैंने लिखा विदाउट शी या विदाउट हर, तो क्या यूज़ करेंगे, विदाउट हर। तो ध्यान रखना किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन आएगा तो वो किस केसेस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। इतना क्लियर हुआ सभी का। तो इसीलिए हमने यहाँ पर वाई के बाद किसका यूज़ किया, ही के ऑब्जेक्टिव केस का। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, हिम हो गया। इतना सभी को समझ में आया। देखिए अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी हमारा जो अदर वर्ड ले रहे हैं हम, ये भी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। एक्चुअल में ये जो हमारा जो लिविंग को आइडेंटिफाई करता है इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो नॉन लिविंग को बताता है वो हमारा होता है क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको हो सकता है ये वाले तरीके से आए या दूसरी तरीके से आ सकता है। तो अभी हमने कौन सा यूज़ किया था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। जैसे मी को हम आगे लाए तो क्या हो गया, आए। अब इसी को हम इस ये इंग्लिश से भी बना सकते हैं जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जैसे हमने लिखा इंग्लिश, अब इंग्लिश जो है वो हमारा क्या है, सिंगुलर, तो इसके साथ क्या आएगा, इस इंग्लिश इज टॉट। इतना आगे सभी को। अब यहाँ हमने क्या किया था कि हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर हम आगे आए थे। तो अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कभी भी बनाएंगे तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको आपको क्या, टू लगा के लिखना पड़ेगा। तो क्या आएगा, इंग्लिश इज टॉट टू मी, और फिर वाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ये दोनों तरीके हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने यूज़ किया पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को और इस पर हमने यूज़ किया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। ये मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़ा रहा, वो एक अलग प्रोसेस है। ये अभी बात चल रही है ऑब्जेक्ट के बारे में कि इसको हम जो भी लिविंग को रिप्रेजेंट करता है उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो नॉन लिविंग को बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपको सभी को समझ में आया। और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब देखिए इसी तरह ये आपके सामने है ना, इसको हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव सारे इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एक एग्जांपल्स नेगेटिव, इंटरोगेटिव पर बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा फर्स्ट, माय मदर हेल्प्स मी इन प्रॉब्लम। ओके, तो सबसे पहले आपने देखा इसमें सब्जेक्ट कौन है, माय मदर। अब आप कहेंगे सर आपने बोला था सब्जेक्ट तो कोई भी सब्जेक्टिव केस होता है। देखिए क्या होता है कि माय जो होता है ये कौन है, हमारा पजेसिव केस है। और पजेसिव केस क्या होता है, जैसे कि आई का पजेसिव केस क्या होता है, माय। वी का पजेसिव केस क्या होता है, आर। डी का पजेसिव केस क्या होता है, देयर। सी का पजेसिव केस क्या होता है, हर। यू का पजेसिव केस क्या होता है, योर। ठीक है, ही का पजेसिव केस क्या होता है, हिज। पहले हम इतने के बारे में बात करते हैं। तो कभी भी ये जो हमारा पजेसिव केस है ये इंग्लिश में कभी भी अकेले नहीं लिखा जा सकता, ध्यान रखिएगा। तो इस पजेसिव केस के साथ आपको हमेशा कोई ना कोई क्या मिलेगा, नाउन। ये कभी भी इंग्लिश में अकेले नहीं लिखे जा सकते। इसको हम पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है कभी भी इंग्लिश में अकेले नहीं लिखा जाता, इनके साथ हमेशा कोई ना कोई नाउन का यूज़ किया जाता है। और ये नाउन आपको सब्जेक्ट के रूप में दिया हो या ऑब्जेक्ट के रूप में, इसे हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करते। ठीक है, जैसे लिखा है माय मदर हेल्प्स मी इन प्रॉब्लम, तो आपने देखा ये कौन है, हमारा सब्जेक्ट। ये कौन है, हमारा मेन वर्ब। ये कौन है, ऑब्जेक्ट। और इसको हमने क्या ले लिया, अदर वर्ड। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, मी को जब हम आगे लाए तो क्या आया, आई के साथ क्या आएगा, एम। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हेल्प्ड। अदर वर्ड कौन है हमारा, इन प्रॉब्लम। और बाय लगा के ये जो पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है इसको हम लिख देंगे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, आई एम हेल्प इन प्रॉब्लम बाय माय मदर। ठीक है, अब यहीं पर मैं आप लोगों को बताता हूँ इसी के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। जैसे हमने लिखा यू डू नॉट गिव मी मनी। अब आप लोगों ने देखा कि ये कैसा है, एक नेगेटिव सेंटेंस है, यू डू नॉट गिव मी मनी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, मी को हम आगे लाए तो क्या हुआ, आई के साथ क्या आएगा, एम। और आपको नॉट के प्लेस पे क्या यूज़ करना है, नॉट। तो आई एम नॉट, गिव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गिवन। अदर वर्ड क्या हो गया हमारा, मनी।
और बाय के बाद यू का जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, क्यू। ठीक है, इतना आ गया। थर्ड देखते हैं हम, किसी इंटरोगेटिव को लेते हैं। जैसे मैंने लिखा डज शी लाइक योर नेचर। ओके, डज शी लाइक योर नेचर। अब आप सभी देखें कि यहाँ पर जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब, मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है, टेंसेस में जो यूज़ करते हैं 13, डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, डिड, वॉज, वर, हैड, विल और शैल। ये 13 हेल्पिंग वर्ब जो टेंसों में यूज़ की जाती है। अगर कभी भी ये डू, डज, इज, एम, आर अगर आपको ये आगे आ जाए तो ये कैसा सेंटेंस कहलाता है, हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। तो लिखा है डज शी लाइक योर नेचर। तो कभी भी इंटरोगेटिव आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो आपको पैसिव में भी क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है आगे। अब आपने देखा कि योर नेचर, तो ये कौन हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। योर नेचर को जब हम आगे लाएंगे तो क्या आएगा इसमें, इज़। अब कई लोग कहते हैं कि सर यू के साथ तो आर आता है, तो यहाँ इज़ क्यों यूज़ किया। तो देखिए रीज़न क्या है कि यू जो होता है उसके साथ हम आर का यूज़ करते हैं, लेकिन कभी भी आपको योर, आर, मतलब ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है ये आते हैं, तो हम इनके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते, इनके बाद जो नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमें नेचर को देखना है ना कि योर को। तो नेचर कौन है, हमारा सिंगुलर, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, इज़। तो इज़ योर नेचर, लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होगी हमारी, लाइक्ड। ठीक है, इज़ योर नेचर लाइक। अब इसमें आपको अदर वर्ड तो दिया नहीं है, तो वाई और शी का जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा, हर। इतना सभी को समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं इसी के WH जो हमारे इंटरोगेटिव होते हैं उसको हम कैसे बनाते हैं। ठीक है ना। देखिए अब हम बात करते हैं WH। WH का मतलब क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस, द सेंटेंस विच स्टार्ट फ्रॉम W और H, इट इज़ कॉल्ड WH वर्ड्स। इट इज़ अ क्वेश्चन लाइक वाई, वाई मतलब क्यों, वाई, वैन, वॉट, वेयर, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, ये ऑल सारे क्या कहलाते हैं, हमारे WH वर्ड कहलाते हैं। ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि वाई, वाई डू यू टीच अस हिंदी। ओके, ये आपके सामने एक सेंटेंसेस दिया हुआ है। अब इसको हमें पैसे में बनाना है, तो देखिए आपको क्या करना है कि जो भी आपको WH वर्ड दिया है आपको उसको वैसे के वैसे लिखना है, वाई। ये जो हमारा डू दिया है ये कौन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आपको देखना है कि ये जो मेन वर्ब है इसके बाद क्या दिया है, ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था कि ये हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट, और ये कौन है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप इससे बनाते हैं तो अस को आगे लाएंगे तो अस के अकॉर्डिंग क्या आता है, वी, और वी के साथ क्या आएगा, हमारा आर। ठीक है, तो वाई, आर, वी। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, और अदर वर्ड क्या है, हिंदी। लास्ट में वाई लगा के सब्जेक्ट कौन है, हमारा यू, तो हम क्या यूज़ करेंगे, यू। तो वाई आर बी टॉट हिंदी बाय यू। इतना आ गया। इसी को अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो क्या बनेगा, वाई इज़। अब इस क्यों आया, क्योंकि हिंदी जो है हिंदी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज़। वाई इज़ हिंदी टॉट। अब मैंने आपको बताया था कि यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेके आते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ बाद में करते हैं तो आपको कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करना है, टू। तो क्या बनेगा, वाई इज़ हिंदी टॉट टू अस वाई यू। सभी को समझ में आया। एक बार फिर से कि यदि आप इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेके आते हैं तो आपको जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे टू के बाद हमेशा लिखना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो ये हमारा क्या हो गया, WH वर्ड। इसी तरीके से सारे WH वर्ड के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपको इसी WH वर्ड में हु से क्वेश्चंस आता है, जैसे आया हु एब्यूजेस यू। ध्यान देना, हु के बाद कभी भी आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होगी, क्योंकि यहाँ पर हु जो होता है ये खुद ही एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है। क्योंकि हु से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें कोई ना कोई सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, तो हु में आपको कभी भी डू या डज नहीं मिलेगा। इसके बाद जो वर्ब आएगी उसमें आपको एस या ई एस या आई एस हमेशा लिखा रहेगा। ठीक है ना।
तो हु एब्यूजेस यू, तो ये वर्ब है, वर्ब के बाद जो दिया वो कौन है हमारा ऑब्जेक्ट। अब इस हु को हम किस में कन्वर्ट करते हैं पैसे बनाते समय, वाई हुम में। इस यू को हम आगे लाएंगे तो क्या आएगा आर यू, यू के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब आती है आर, तो वाई हुम आर यू। और एब्यूज जो है इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी एब्यूज। तो इस तरीके से हम हु वाले क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि यदि आप इस हु को हु ही लिखें, इस यू को आगे लाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी आर, तो क्या बना हु आर यू। एब्यूज़ की थर्ड फॉर्म क्या होगी एब्यूज, और फिर हम इस वाई का यूज़ कहाँ कर सकते हैं लास्ट में, तो क्या बनेगा हु आर यू एब्यूज्ड बाय। इतना सभी को समझ में आया। इस तरीके से हम हु के क्वेश्चंस बनाते हैं। देखिए और देखते हैं हम लोग, जिसे मैंने लिखा कि हु डज नॉट हु डज नॉट टेक टी। ओके, अब आप लोग देखिए कि हु वाले में यहाँ डज आ रहा है, तो क्यों, क्योंकि कभी भी नॉट जो है वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए आपको ना है। अगर इस हु का अफर्मेटिव बनाते तो ये डू या डज नहीं आता, फिर मेन वर्ब में आपको SAIS लगाना पड़ता, ठीक है ना। तो हु डज नॉट टेक टी। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, हु को हम किस में चेंज करेंगे वाई हूँ, ऑब्जेक्ट कौन है हमारा टी, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा इज़, फिर क्या आएगा टी, और सब्जेक्ट के बाद हमें किसका यूज़ करना है नॉट का, तो वाई हुम इज़ टी नॉट टेकन। ओके, और इसी को अगर हम दूसरे तरीके से बनाएं तो कैसे बना सकते हैं कि इस हु की जगह हम हु को ही लिखेंगे, हु इज़ टी नॉट टेकन वाई। इस तरीके से हम किसका यूज़ करेंगे, समझ में आया कि हु के प्लेस में हमने हु को लिखा और जो वाई है उसको हमने कहाँ पर यूज़ कर दिया लास्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने हु वाला देखा। और लास्ट हम लोग देखते हैं WH वर्ड वॉट। देखिए अब आप लोगों को जैसे आया कि वॉट डू यू टीच इन स्कूल। अब देखिए कि इसमें वर्ब कौन है हमारी टीच। अब इस वर्ब के बाद आपको क्या दिए प्रीपोजिशन। इस प्रीपोजिशन के दो यूज़ हैं, एक तो ये प्रीपोजिशन वर्ब के लिए आती है और एक ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है, मतलब किसी नाउन के लिए आ रही है। अगर ये प्रीपोजिशन किसी वर्ब के साथ आती है तो हमें उसको उसी के साथ रखते हैं, लेकिन अगर ये किसी नाउन के लिए आ रहा है, जैसे यहाँ पर आप लोग देखें कि जो इन है वो टीच के साथ आ रहा है या स्कूल के लिए आ रहा है, तो आप लोग देखेंगे कि ये स्कूल के लिए आ रहा है। और अगर ये स्कूल के लिए आ रहा है तो कोई भी प्रीपोजिशन अगर किसी भी नाउन के लिए आती है तो फिर हम उसको ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ नहीं कर सकते, इसको फिर हम अदर वर्ड में यूज़ करेंगे। तो मतलब क्या है कि इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब हम इसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे वॉट। अब इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, जब भी ऑब्जेक्ट नहीं तो कौन सी वर्ड फॉलो करेंगे सिंगुलर, वॉट इज़। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी हमारी थॉट। अदर वर्ड कौन हो गया इन स्कूल, ठीक है। और बाय लगा के हम किसका यूज़ करेंगे यू का। समझ में आया आप सभी को। फिर से देखते हैं एक और एग्जांपल लास्ट। What does she eat at night? ओके, अब मैंने लिखा है what does she eat at night। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर वर्ब कौन है eat। अब ये at eat के लिए लगा है या night के लिए लगा है, तो आप सभी जानते हैं कि नाइट के लिए लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें मतलब हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा क्या हो गया अदर वर्ड। तो हम इसको कैसे लिखेंगे what is, eat की थर्ड फॉर्म क्या होगी eaten। ये हमारा टाइमिंग वर्ड है। अगर आपको कभी भी टाइमिंग वर्ड आता है तो इसका यूज़ होता है कि हम एडवर्ब ऑफ टाइम को हमेशा कहाँ यूज़ करते हैं लास्ट में। तो क्या बनेगा व्हाट इज़ ईटन, वाई, सी का क्या होगा हर, और एट नाइट। आप लोग कहेंगे सर इसमें आपने इन स्कूल को पहले लिखा और इसमें एट नाइट को बाद में लिखा। तो देखिए क्या है कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले आ सकता है, लेकिन जब किसी भी सेंटेंस को लिखा जाता है तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है वो हमेशा कहाँ यूज़ किया जाता है लास्ट में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इतना आप सभी को समझ में आया। ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव पढ़ चुके हैं। इसी तरह आगे आपको सारी क्लासेस सारे बैचेस कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। और यदि आपको ये पसंद आया हो तो आप सक्सेस पॉइंट जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और आगे आप देखेंगे कि जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो हम आपको लाइव क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे। डेली आपको बिल्कुल बिगनिंग से क्लासेस स्टार्ट होगी, जिसमें हम पहला चैप्टर टेंसेस लेंगे और उसके पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, स्टेनोग्राफर में क्या क्या सिलेबस होता है, कोर्ट में क्या सिलेबस होता है, एमपीएसआई में क्या सिलेबस होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।